नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आज माननीय मोदी जी राजस्थान के मानगढ़ में थे। वहाँ जो आदिवासी समाज जिसको कहा जाता है, मैं जिसको जनजाति समाज कहता हूँ, जनजाति समाज के द्वारा अंग्रेज़ों के खिलाफ हुए आंदोलन में 1000 से ऊपर लोगों की जो मृत्यु हुई थी, या अंग्रेज़ों ने जिनको मृत्यु के घाट उतार दिया था, उनका एक कार्यक्रम था। वहाँ स्मारक घोषित होनी थी, वहाँ पर कुछ शिलान्यास होना था। अब चूँकि राजस्थान का कार्यक्रम था और भील समाज जो कि राजस्थान में है, गुजरात में है, कुछ मध्य प्रदेश में है, तो ऐसे तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उसमें इनवाइट किया गया था। भूपेंद्र पटेल और इधर से शिवराज जी और उधर से अशोक गहलोत। तो जैसा परंपरा में रहता है कि भाई जिस राज्य में कार्यक्रम है उस राज्य के मुख्यमंत्री को बुलाते हैं। हालांकि ये बड़ी दुखद बात है कि आजकल कांग्रेस या दूसरी पार्टियों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो तो आते भी नहीं हैं। आते भी नहीं के मतलब है कि जब डिजास्टर मैनेजमेंट का कार्यक्रम बंगाल में हुआ तो ममता बनर्जी अपने चीफ सेक्रेटरी सहित नहीं आई। दूसरी बात एक और है कि इस कार्यक्रम में भाई सामान्य सी बात है कि सबसे पहले बाकी लोग बोल लेंगे, चूंकि प्रधानमंत्री जी चीफ गेस्ट हैं इसलिए सबसे बाद में बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी की शालीनता देखिए कि गहलोत जी इतनी बात कर गए जो मुझे नहीं लगता कि वो कोई मंच था इस तरह की बात करने का, वो कोई स्थान था इस तरह की बात करने का। और मैं दूसरे शब्द में कहूं कि इंसल्ट करने के, भारत का इंसल्ट करने की कोशिश उन्होंने की। माननीय मोदी जी के आने के बाद विदेशों में भारतीय पासपोर्ट की वैल्यू क्या बढ़ी है, ये तो विदेश में रहने वाले भारतीय आज इस लेक्चर पर नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और हमारे देश के लोग भी ज़रूर बताएंगे कि वर्ल्ड पॉलिसी, या मैं कहूँ कि फॉरेन पॉलिसी भारत की इस समय कैसी है और आज से 8 वर्ष पहले कैसी हुआ करती थी। ऐसी भी हमारी फॉरेन पॉलिसी थी कि यूएस में हमारा प्रधानमंत्री जाता था, हमारा रक्षा मंत्री जाता था, हमारा विदेश मंत्री जाता था, तो एक सामान्य, जैसे सामान्य एयरपोर्टों पर लोग उतरते हैं वैसे वो रोज़ के एयरपोर्ट पर उतारे जाते थे। वहाँ एक छोटा अधिकारी उनको लेने आता था, लेकिन उनको पूरी बॉडी का स्कैन करवाना पड़ता था, और कभी कभी तो जूते, मोजे और कपड़े भी सरदार जी के उतरवाने पड़ते थे। और तब भारत का सम्मान कहाँ था पता नहीं। लेकिन जो 2-3 बातें अशोक गहलोत कर गए, ओछी राजनीति इसको कहेंगे, उस पर आप जरूर लिखेंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप लोग जरूर उस पर लिखने की कोशिश करिए कि आखिर वो क्या चाहते थे। पहली बात, मानगढ़ में जो वहां के स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके विषय में ये भील समाज की चर्चा होने जा रही थी, और उनके लिए जो गहलोत ने बोला एक, और ये कहा कि मुझे खुशी है कि आपको ज्ञान है उन लोगों का। आप समझिए कि क्या कहना चाहते थे गहलोत, कि आपको ज्ञान है उन लोगों का, उन नामों का ज्ञान है। क्या गहलोत ये कहना चाहते, जैसे बालेसर मामा शिवराज जी जब खड़े हुए तो माने शिवराज जी चौहान ने कहा कि भाई जैसे उनका स्वभाव है, वो अपने स्वभाव के अनुसार जो जिस स्थान का जिनका प्रभाव होता है, जिन स्थान पर जो महापुरुष होते हैं उनकी जयकार लगाते हैं। तो शिवराज जी जब खड़े हुए तो उन्होंने जयकार लगाई। जयकार लगाते समय उन्होंने बालेसर मामा की जयकार भी लगाई। अब गोविंद गुरु और बालेसर मामा, अशोक गहलोत जब खड़े हुए, प्रधानमंत्री जी से पहले खड़े हुए थे, तो उन्होंने ये कहा कि अभी प्रधानमंत्री जी ने जो बालेसर मामा का नाम लिया तो मुझे अच्छा लगा कि उनको ये ज्ञान है कि बालेसर मामा यहाँ के कितने बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने क्या क्या रोल प्ले किया, क्या क्या किया। अब ज्ञान की बात अशोक गहलोत करते हैं तो बड़ा ताज्जुब लगता है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि भाई इसी तरह का एक मूवमेंट गुजरात में भी हुआ था, और गुजरात के उस मूवमेंट का वो बता रहे थे। क्या बताने का कारण था मुझे पता नहीं, लेकिन पढ़ पढ़ कर, देख देख के कुछ नाम लिख कर लाए थे। वो देख देख कर कुछ नाम बता रहे थे, और नाम बताते समय जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर, और खासतौर से जवाहरलाल नेहरू, इनके नाम
पुकार रहे थे, सरदार पटेल का नाम पुकार रहे थे और कह रहे थे कि स्वतंत्रता के सेनानी थे, इन्होंने पता नहीं क्या क्या कर दिया और इन्होंने ये किया वो किया, फला किया धमाका किया, पता नहीं क्या। और बोले भगवान बिरसा मुंडा, भगवान भी नहीं लगाया उन्होंने, बिरसा मुंडा ने ऐसा किया वैसा किया, और कुछ और नाम पढ़ पढ़ कर बता रहे थे। राजस्थान के नाम थे वो भी पढ़कर बता रहे थे। अब बोले कि मुझे खुशी है कि 3-4 दिन पहले आपने तीनों राज्यों के मुख्य सचिवों से वार्ता की, और मुख्य सचिवों से जो वार्ता की तो आपने जानने की कोशिश करी कि मानगढ़ में क्या है, मानगढ़ कैसा है, मानगढ़ का स्वभाव क्या है, मानगढ़ में क्या क्या हुआ। अब ये क्या प्रधानमंत्री की मुख्य सचिव के साथ जो वार्ता होती है वो वार्ता सीक्रेट वार्ता होती है। ये प्रोटोकॉल है कि मुख्य सचिव के साथ जो वार्ता होगी वो वार्ता लीक नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मुख्य सचिव काम तो राज्य के लिए करता है, लेकिन वो यूपीएससी का ही पार्ट होता है, केंद्रीय डिपार्टमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का मामला होता है। मुख्य सचिव राज्य के लिए भी काम करता है और केंद्र के लिए भी काम करता है। आपको याद है बंदोपाध्याय जी का, बंदोपाध्याय जी जो कि बंगाल के चीफ सेक्रेटरी थे, और मोदी जी वहाँ एनडीआरएफ का जो तूफान आया था उसको लेकर एनडीआरएफ की मीटिंग करने जा रहे थे, तो मुख्य सचिव आए नहीं थे, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उनको नोटिस जारी करते हुए पूछ लिया था कि भैया आप क्यों नहीं आए, आपका प्रोटोकॉल है, आप मुख्यमंत्री के लिए नहीं है, मुख्यमंत्री का काम सेकेंडरी है, सबसे पहले प्रधानमंत्री जिस समय आते हैं तो प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल रहता है। ऐसे ही होम मिनिस्ट्री लगातार कम्युनिकेट करती है, क्योंकि हमारे यहाँ डुअल गवर्नमेंट का प्रिंसिपल है, बल्कि ट्रिपल गवर्नमेंट का प्रिंसिपल है, 3 लेयर्स हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और फिर नीचे नगर महापालिका या नगर निगम। ये तीनों ही अपने आप में ऑटोनॉमस बॉडियां होती हैं और इन तीनों का ही अपना अपना रोल है, उनका अपना संवैधानिक प्रावधान है, उनके अपने नियम हैं। तो मुख्य सचिव से तीनों मुख्य सचिवों के साथ बैठक करना ये प्रधानमंत्री जी का अधिकार है। अब तीनों मुख्य सचिव, आज तक हमने नहीं सुना कि प्रधानमंत्री कहीं दौरे पर जाते हों, मुख्य सचिवों से बात करते हों और वो मुख्य सचिव अपने मुख्यमंत्री को बताता हो कि प्रधानमंत्री जी ने उनसे क्या क्या पूछा और क्या हुआ। क्योंकि मुख्य सचिव केवल, मैंने जैसे कहा, वो मुख्यमंत्री का नहीं होता, मुख्य सचिव तो केंद्र का भी होता है और केंद्र डिप्यूटेशन पर उसको भेजता है, उसको वापस भी बुला सकता है। उसको कहां भेजना है ये केंद्र तय करता है, कौन सा राज्य में वो जाएगा ये केंद्र तय करता है, क्योंकि वो केंद्रीय अधिकारी होता है। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल से वो आता है, जिसको पीएमओ मंत्रालय पीएमओ देखता है। तो मुझे लगता है कि मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री को बताकर एक तो मुसीबत मोल ले ली, और मुख्यमंत्री भी इतना वेला, इतनी हल्की बात करने वाला कि मुख्यमंत्री मुख्य सचिव से बात हुई, तीनों राज्यों के एक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस हुई प्रधानमंत्री जी का, ये बात उसने समाज में कह दी। चलिए ये भी ठीक है, कह दिया आपने। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मुझे लगता है पूरे देश को हजम नहीं होगी, निश्चित रूप से हजम नहीं होगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है, और आप लोग लिखकर भी बताएंगे कि आपको हजम होती है कि नहीं होती है। आप लिखकर बताएंगे कि ये नेहरू का देश और ये गांधी का देश कैसा देश था। उन्होंने कहा कि माननीय मोदी जी विदेशों में जाते हैं तो उनका सम्मान वहां पर होता है। उनका सम्मान किस लिए होता है? ये मोदी जी को एहसास हुआ होगा कि वो उस देश से आए हैं जो देश नेहरू का है, जो देश गांधी का है। अब गांधी और नेहरू ने जो देश बनाया, उस देश की लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी हैं कि 70 वर्ष तक लोकतंत्र वहां जीवित रहा, और उस देश के प्रधानमंत्री होने के नाते इनको कितना सम्मान मिलता होगा ये तो दिखाई देता है। तो मोदी जी का सम्मान इसलिए है क्योंकि ये उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो नेहरू गांधी का देश है, और जो देश की लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत बनाई गई हैं, जिसका निर्माण ऐसा किया गया है, जिसको ऐसे वैसे बनाया गया, दुनिया भर की बातें उन्होंने कर डाली। अब आप सोचिए कि सरदार जी भी तो जाते थे विदेशों में, कितना सम्मान था। जो विदेशों में बैठे लोग हैं वो बताएंगे कि उनके पासपोर्ट की वैल्यू क्या थी। एक छोटा सा देश, मैंने एक इलस्ट्रेशन बताया 2009 में, एक ऐसा देश जिसको आपको सोचना पड़ेगा। कल मैंने बताया था ब्राजील, लूला डे सिल्वा वहां पर जीत कर आए। लूला डे सिल्वा वहां पर प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और पाकिस्तान को कुछ रडार बेचने थे।
पाकिस्तान को रडार उनको ब्राजील देने जा रहा था और हमारे प्रधानमंत्री जी उनको चीफ गेस्ट बना रहे थे भारत में। और भारत के प्रधानमंत्री, भारत की सरकार ने उनसे कहा कि नहीं, ये पाकिस्तान को नहीं देना, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को वो बेचा गया था। आज की सिचुएशन क्या है? आज रशिया, अमेरिका, चाइना, यहां चाइना तो हमारा पक्का दुश्मन है। नेहरू जी ने जैसा देश बनाया था उसमें 62 की लड़ाई में चाइना ने हमारे साथ क्या किया ये जग जाहिर है। आज भी चाइना के कब्जे में बहुत बड़ा भूभाग है, ये सब जान रहे हैं कि चाइना के कब्जे में बहुत बड़ा भूभाग है। अक्साई चीन का क्षेत्र चाइना के कब्जे में है। और जो गलवान हुआ, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो गलवान के समय पर वो क्या करती? बिल्कुल अक्साई चीन होने जा रहा था। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री जी का क्रेडिट नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने देश में कुछ नहीं किया, प्रधानमंत्री जी ने देश को किस रास्ते पर ले गए। उनका सम्मान सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो नेहरू गांधी के बनाए हुए देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी की उदारता देखिए। उनके भाषण के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री जी ने गहलोत को क्या कहते हुए निशाना डाला। वो निशाना गहलोत जी के लिए नहीं था, गहलोत की तो भलाई ही उसमें थी। वो अशोक गहलोत को निशाना बनाकर, अशोक गहलोत की बात करके वो सोनिया गांधी पर निशाना बांध रहे थे। उन्होंने कहा कि जब हम मुख्यमंत्रियों की जो जमात बैठती थी, मुख्यमंत्रियों का जो टोली बैठती थी, उसमें सबसे सीनियर मुख्यमंत्री अगर कोई था तो वो अशोक गहलोत जी थे। बात ठीक है कि वो सबसे सीनियर मुख्यमंत्री में अशोक गहलोत जी थे। आगे जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज भी मुख्यमंत्रियों में सबसे सीनियर अशोक गहलोत जी ही हैं। प्रधानमंत्री जी कह गए कि मैं तो मेरी पार्टी का प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन आप अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री ही रह गए। तुम्हारी पार्टी में तुम मुख्यमंत्री के अलावा तुम भी वो कृपा पात्र हो, कृपा के आधार पर चलने वाले हो, कृपा से ही यहां मुख्यमंत्री बने बैठे हो, नहीं तो तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम उस पार्टी के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हो जाओ। तो प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात बड़ी शालीनता के साथ कहा और बोले उनका बड़ा सम्मान है, बड़ा उनका प्रभाव है और वो ये मुझे लगता है कि ये बात अशोक गहलोत को समझनी चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहना चाहते हैं। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हो जाओ? तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम कुछ और कर जाओ? लेकिन ये राजनीति अच्छी राजनीति नहीं है। एक अच्छे काम के लिए गए थे, मानगढ़ का सम्मान बढ़ाने गए थे, भीलों का सम्मान बढ़ाने के लिए गए थे, जो जनजाति समाज के लोग हैं उनका सम्मान बढ़ाने के लिए गए थे, जनजाति समाज के लिए राजनीति करने नहीं गए थे। और प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसा कहना विदेशों में उनका सम्मान इसलिए है, तो वो राजनीति हमने देखी है। ऐसा नहीं है कि वही अमेरिका वही चाइना 1971 के युद्ध में हमारे दोनों तरफ से हमको घेरे हुए था। आज वो अमेरिका भारत के सामने नतमस्तक है। आप लोगों के प्रभाव की वजह से, आप लोगों के पूरे प्रयास की वजह से गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उनका वो नहीं, आपने वीजा नहीं होने दिया था अमेरिका का। आप लोग वो लोग हैं और ये आप सम्मान बढ़ा रहे थे हमारे देश का। और सरदार जी हमारे देश का सम्मान बढ़ा रहे थे। सरदार जी रोबोट बने टहल रहे थे तो हमारे देश का सम्मान बढ़ रहा था। अभी देश का सम्मान वाकई में बढ़ा है। विश्व का कोई भी नेता इस समय ऐसा नहीं है जो विश्व लेवल पर कोई घटना घट रही हो, कोई कार्य हो रहा हो और भारत के प्रधानमंत्री को न पूछे। भारत के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी है, भारत के लोगों का सम्मान बढ़ा है। मैं मोदी जी को इस विषय पर सैल्यूट करता हूं कि उनकी फॉरेन पॉलिसी किस प्रकार की है कि पूरे विश्व को उन्होंने घेर कर रखा। चाइना की इकोनॉमी कहां जा रही है, पाकिस्तान किस प्रकार से घिरा हुआ है और किस प्रकार से विश्व भारत को सैल्यूट कर रहा है। भारत में एयरबस जैसी बड़ी कंपनियां, एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां, सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियां और जेसीबी भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही है, भारत में अपने प्लांट लगा रही है, राफेल भारत में अपने प्लांट लगा रही है। इसके लिए भारत को सम्मान किसने दिलाया और कौन लेकर गया, यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी मोदी जी ही थे जो कि इस विषय पर, इस लेवल पर काम कर रहे थे कि आप आज सम्मान महसूस कर रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री नेहरू जी का सम्मान, नेहरू जी की वजह से सम्मान नहीं है, इंदिरा गांधी की वजह से सम्मान नहीं है। और इनकी वजह से सम्मान होता तो चंद्रशेखर जिस समय विदेश में गए थे, जॉर्ज फर्नांडिस जिस समय विदेश में गए थे, या फिर सरदार जी जिस समय विदेशों में जाते थे तो उनका सम्मान वहां पर बढ़ता, उनकी कपड़े उतारकर चेकिंग न की जाती। अमेरिका में वो आम नागरिक की तरह ना घूम रहे होते। ओबामा मोदी जी को लेने गया,
ओबामा अलग एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल तोड़कर मोदी को लेने गए थे, इसलिए क्योंकि मोदी अपने आप में पर्सनैलिटी है और देश को बनाने में मोदी ने जो चाल चली है, जो जिस प्रकार से मोदी जी ने चलना शुरू किया है, वो तुम्हारे नेहरू और इंदिरा गांधी छू भी नहीं सकते। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।